चलो, ये जो थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू कैसे हुआ था, चलो देखते हैं। तो इस पॉइंट में चलो थोड़ा 1 मिनट। हाँ हाँ, तुम लोगों के पास आया, एक स्क्रीन आया, देखो, थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन। तो इस पॉइंट में देखो, यहाँ पे टच किसके बारे में बात कर रहा हूँ मैं? चार्ल्स डार्विन के बारे में बात कर रहा हूँ। मुझे चैट बॉक्स में चैट नहीं करोगे, जो भी पूछना है डायरेक्टली पूछो। हाँ, तो देखो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन किसने ऑब्जर्व किए थे, और जो ऑब्जर्व किए थे चार्ल्स डार्विन का ऑब्जर्वेशन। ओके, चार्ल्स डार्विन ने ऑब्जर्वेशन किया था। चार्ल्स डार्विन का ऑब्जर्वेशन। तो चार्ल्स डार्विन का क्या ऑब्जर्वेशन था, देखो चार्ल्स डार्विन का ऑब्जर्वेशन। चार्ल्स डार्विन ने क्या ऑब्जर्व किए थे? उन्होंने HMS बिगल, जिस शिप में उन्होंने अटलांटिक जो ओशियन था, अटलांटिक ओशियन में उन्होंने HMS बिगल, उस शिप का नाम था, उस शिप का नाम था जिस शिप में चार्ल्स डार्विन अटलांटिक ओशियन का अलग अलग आइलैंड पर गए, और वहां पे उन्होंने जो अलग अलग जो लाइफ फॉर्म है उसे उन्होंने ऑब्जर्व किए। और ऑब्जर्व करने के बाद उन्होंने कहा, देखो देखो उन्होंने क्या कहा, existing life forms share similarities to the varying degree of also not only among themselves but also with the life forms that millions of years ago। मतलब existing life मतलब अभी जो लाइफ प्रेजेंट है, ओके, ये किससे सिमिलैरिटी शो कर रहा है? उस सिमिलैरिटी को देखते हुए ये समझ में आ रहा है जो अभी जो लाइफ फॉर्म है उसमें वेराइटीज है, 1 नंबर पॉइंट। 2 नंबर पॉइंट, सिर्फ ये जो वेराइटीज है और सिर्फ ये शो नहीं कर रहा है, 100 या 200 साल पहले जो लाइफ फॉर्म था उसके साथ भी इसका और क्या है, लिंक है, उसके साथ इसका लिंक है। उन्होंने ये ऑब्जर्व किए थे, किसने ऑब्जर्व किए थे? चार्ल्स डार्विन। जो आज जो लाइफ है, जो अर्थ के ऊपर, वर्ल्ड के ऊपर जितने भी लाइफ फॉर्म है, ये लाइफ में क्या है, वेराइटीज है, ये तो मानते हो तुम। सभी एक जैसे पेड़ थोड़ी है, अलग अलग वेराइटीज है। और सिर्फ ये वेराइटीज नहीं है, 100-200 साल पहले जो पेड़ था उसके साथ भी इसका लिनियज है, ये भी शेयर करते हैं ना। तो ये भी उन्होंने कहा था, किसने कहा? चार्ल्स डार्विन का कंसेप्ट था। ओके, अभी तो टचे ऐसे लाइफ फॉर्म जो 100-200 साल पहले था अभी तो नहीं है। ओके, और ये एक्सटिंक्ट हो जाने के पीछे और जो बहुत सारा रीजन है, बहुत सारे रीजन है। ओके, बहुत सारे रीजन है। जैसे डायनासोर आया था, डायनासोर आज चले गए, क्यों? उसके पीछे बहुत सारा रीजन था, डायनासोर चले क्यों गए? क्योंकि उसका बॉडी, उसका फूड हैबिट, ओके, नेचर सपोर्ट नहीं कर रहा था, नेचर उसे सिलेक्ट नहीं कर रहा था। जो तुम्हारा टके मतलब एक समय देखो नेचर में आया था, डायनासोर आया था, लेकिन डायनासोर का जो नेचर है वो नेचर के लिए क्या हो रहा था, हार्मफुल हो रहा था, बाकी ऑर्गेनिज्म के लिए हार्मफुल हो रहा था, इसीलिए वो तो चले गए। तो दैट में अलग अलग रीजन की वजह से क्या हुआ, जो पहले जो लाइफ फॉर्म था वो धीरे धीरे क्या खत्म हो गए, ये रीजन की वजह से। तो यहाँ पे उन्होंने ये ऑब्जर्व किए थे, जो पहले जो लाइफ फॉर्म आया था वो लाइफ फॉर्म अलग अलग रीजन की वजह से एक्सटिंक्ट हो गए, लेकिन अभी जो लाइफ फॉर्म है वहां पे वेराइटीज है, वेराइटीज है। और ये सब कुछ हुआ है क्यों? क्योंकि धीरे धीरे इवोल्यूशन हो रहा है, और इवोल्यूशन की वजह से इतना सारा वेरिएशन आ रहा है, और इतना सारा वेरिएशन और इवोल्यूशन के हिसाब से जब इवोल्यूशन हो रहा है तो इवोल्यूशन में सभी ऑर्गेनिज्म खुद को चेंज नहीं कर पा रहे। जो ऑर्गेनिज्म टाइम के साथ खुद को अपग्रेड नहीं कर पा रहे वो क्या रही रहेगा, वो धरती में नहीं रहेगी। बोलो भी, का समझ में आया? हाँ सर। नेचुरल सिलेक्शन में ये कह रहा है, जो चार्ल्स डार्विन का कहना ये है, जो नेचर के साथ देखो डे टू डे तुम्हारा इवोल्यूशन तो हो रहा है, और टाइम टू टाइम जब ऑर्गेनिज्म खुद को अपडेट नहीं कर पा रहा है तो वो ऑर्गेनिज्म क्या होगा, नेचर से क्या होगा, एक दिन खत्म हो जाएगा। जैसे डायनासोर चले गए, जैसे कि एग्जांपल देता हूँ रेड पंडा का एग्जांपल। जो रेड पंडा डे टू डे एक्सटिंक्ट होते जा रहा है, एक्सटिंक्ट नहीं हुआ तो एंडेंजर्ड स्पीसीज में है, तो एक दिन देखोगे तो रेड पंडा खत्म हो जाएगा। क्यों खत्म होगा पता है? उसके पीछे बहुत सारा रीजन है, उसका हैबिट। ओके, देखो हर एक ऑर्गेनिज्म खुद को टाइम के साथ मॉडिफाई कर रहा है, लेकिन वो खुद को साथ मॉडिफाई नहीं किए। देखो रेड पंडा
अभी भी पेड़ में चढ़ते कैसे पता है? ओके, और जो उसका मुंह नीचे रहता है, ओके, उसका मुंह नीचे रहता है और उसका जो बैक साइड है वो ऊपर रहते हैं। सोचो हम लोग कैसे पेड़ में चढ़ता हूँ। जितने भी जानवर है सभी जानवर को देखोगे जब पेड़ में जब चढ़ते हैं तो वो क्या अपना सिर ऊपर रखते हैं, तो ये नीचे रखते हैं। कैसे कभी चलते हैं तुम सोचो, अजीब तरीका से। कोई उसे दुश्मन उसे मारने आ रहा है और वो सिर नीचे करके जैसे पेड़ के ऊपर चढ़ रहा है, तो कितना मुश्किल होगा। दूसरा रीजन बताता हूँ, जो इसका जो फूड हैबिट है उसके साथ जितने भी रेड पांडा के टाइम पे जितने भी ऑर्गेनिज्म आया था अपना फूड हैबिट चेंज किए थे, लेकिन ये अपना फूड हैबिट चेंज नहीं किए। ये अपना बम्बू बम्बू जो होते हैं ना उसका जो लीव्स होते हैं वही खाते और कुछ नहीं खाते। अरे भाई, एक दिन जब बम्बू ट्री खत्म हो जाएगा तब तो तुम मर जाओगे। जब बम्बू श्राप्स खत्म हो जाएगा तब तो तुम एक दिन मर जाओगे। तो अपना फूड हैबिट चेंज करना चाहिए ना। तो नहीं मुझे मीट ही खाना है, मुझे मीट खाना है, तो भाई जब अच्छा मीट नहीं रहेगा तो मीट जब जहां से मुझे मीट मिलते वही नहीं रहेगा तो मैं तो मर जाऊंगा। तो एक फूड के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए। जैसे इंसान, इंसान also इवोल्यूशन में सबसे ऊपर क्यों है? इसलिए है, ये टैलेंटेड इसलिए है क्योंकि ये टाइम के साथ सिचुएशन के साथ खुद खुद को एडजस्ट करना जानते, लेकिन दूसरा ऑर्गेनिज्म नहीं कर पाते, इसीलिए उतना डेवलप नहीं है। समझ में आया? बोलो। तो ये है तुम्हारा ग्रेजुअल हाँ इवोल्यूशन सर। रिजल्ट। हाँ, ग्रेजुअल इसके रिजल्ट की वजह से हुआ। अब देखो, तो नेचुरल सिलेक्शन का जो कंसेप्ट है वो तो मैंने कह दिया हूँ। यहाँ पे और एक पेज देखो। सर डोडो भी इसलिए एक्सटिंक्ट हो गया था? हाँ, क्या बोल रहे हो? डोडो भी इसलिए एक्सटिंक्ट हो गया था? हाँ, हाँ, तो देखो, तो ये जो नेचुरल सिलेक्शन का जो कंसेप्ट था, तो ये कंसेप्ट के हिसाब से एक्चुअली डार्विन ने ये ऑब्जर्व किए थे। देखो फर्स्ट पहले डार्विन का देखो, उन्होंने पहला ऑब्जर्वेशन किया था जो हर एक ऑर्गेनिज्म कोई भी पॉपुलेशन के अंदर क्या होते हैं, वेरिएशन होते हैं, अपने कैरेक्टरिस्टिक में वेरिएशन होते हैं ना। जैसे देखो तुम और मैं एक जैसे तो नहीं हो ना, वेरिएशन हो ना, वेरिएशन है ना। तो दैट मीन ऐसे होगा। और क्या होगा, जो वेरिएशन देखो, तुम्हारे अंदर कुछ चेंजेस हुआ है, मेरे अंदर कुछ चेंजेस हुआ है, लेकिन वही रह पाएगा जो चेंजेस नेचर के लिए बेनिफिशियल है, नेचर के साथ एडजस्ट कर पा रहे। सोचो, मैंने आज एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मैं गांव से शहर गया हूँ, मेरे कुछ आदत है, जो रात 7 बजे सो जाता हूँ। अब जब शहर में गया हूँ, अरे भाई ये जो आदत है, मैं 7 बजे सोता हूँ, तो दैट मीन शहर के एनवायरनमेंट के लिए एडजस्टेबल होगा? एकदम नहीं होगा ना। तो दैट मीन्स मेरे कहने का मतलब है जो तुम्हारे अंदर जो भी चेंजेस हो रहे हैं वो उस एनवायरनमेंट के लिए एडजस्टेबल है, तब तुम क्या करोगे, सरवाइव कर पाओगे, अदरवाइज तुम मर जाओगे, नेचर तुम्हें रिजेक्ट कर देगा। तो वही कह रहा है जो तुम्हारे अंदर ऐसे कुछ कैरेक्टर, ऐसे कुछ फीचर्स आना चाहिए जो नेचर के साथ एडजस्ट कर पाए, और तभी क्या होगा, वही ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर पाएगा। और इसी थ्योरी को कहते हैं तुम्हारा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट मतलब तुम पर्टिकुलर एनवायरनमेंट के लिए फिट हो तभी तुम रहोगे, अदरवाइज तुम उस एनवायरनमेंट से रिजेक्ट हो जाओगे। यही आज कहना था तुम्हारा किसका, डार्विन का। नेक्स्ट आता हूं तुम्हारा, डार्विन के बाद मैं नेक्स्ट पेज में आ रहा हूं। डार्विन और क्या कहा था, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, आई थिंक ये समझ में आ गया। यहाँ पे टचे सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के बाद देखो मैंने और एक पेज शेयर किया हूं, और इस पेज में देखो, इस पेज में क्या हो रहा है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। आई थिंक समझ में आ गया। जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये वाला पॉइंट याद रखोगे, डार्विन का ये वाला पॉइंट याद रखोगे, डार्विन का क्योंकि ये थ्योरी था। ओके, क्या रिफर्स करते थे, देखो अल्टीमेटली टू द अवेलेबिलिटी ऑफ द सर्वाइव। कौन सर्वाइव कर पाएगा, जो चेंज नेचर के लिए बेनिफिशियल है,
जो उस एनवायरनमेंट में रह पाएगा। और देखो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट तो ये कहा, लेकिन नेचुरल सिलेक्शन में वही सर्वाइव कर पाएगा। मैंने शुरू में कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, जो जो चेंजेस क्या होगा नेचर के लिए फिट होगा। 2 नंबर, ओके 1 नंबर पॉइंट। 2 नंबर पॉइंट है उस एनवायरनमेंट के लिए तो फिट होगा, लेकिन वो सुइटेबिलिटी भी मैक्सिमम होगा। ओके, जो उस एनवायरनमेंट में उसे एक्सेप्ट भी कर रहे हो, ऐसे कुछ हुआ तो दैट इज कॉल्ड नेचुरली सिलेक्टेड हुआ। अब देखो ये तो हुआ नेचर, और एक नेचुरलिस्ट थे जिसका नाम थे एल्फ्रेड वाइलैक। एल्फ्रेड वाइलैक, नाम देख पा रहे हो? ये वाला नाम देख पा रहे हो? एल्फ्रेड वाइलैक। एल्फ्रेड वाइलैक, आई थिंक डार्विन का समझ में आ गया। डार्विन, एक बार मैं समराइज कर देता हूँ। जो डार्विन का कहना ये था, अलग अलग उन्होंने अटलांटिक ओशियन का अलग अलग आइलैंड में उन्होंने गए थे, और वहां पे जाने के बाद उन्होंने ये ऑब्जर्व किए जो यहाँ पे जो लाइफ फॉर्म्स, धरती में जो लाइफ फॉर्म्स प्रेजेंट है, हर में वेरिएशन है और हर में अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है, लेकिन वही कैरेक्टरिस्टिक फीचर सुइटेबल होगा नेचर के साथ, जो एडजस्ट कर पाएगा वही सरवाइव होगा। ओके, और जो नेचर के साथ एडजस्ट नहीं कर पाएगा वो अलच नहीं रहेगा। जो नेचर के साथ सरवाइव कर पाएगा जो वो होगा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। लेकिन ओके, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट और उसे नेचर एक्सेप्ट भी कर लिए तो दैट इज कॉल्ड नेचुरली सिलेक्शन। और जो अलच सर्वाइव नहीं कर पाएगा वो नेचर से एलिमिनेट हो जाएगा, एक्सटिंक्ट हो जाएगा, जैसे डायनासोर हुआ था। जैसे रेड पंडा का एग्जांपल मैं कह रहा हूँ, जो वो नेचर के साथ खुद को एडजस्ट नहीं कर पा रहा, देखिए एक दिन खत्म हो जाएगा नेचर से। हाँ, नेक्स्ट आता हूँ। नेचर चेंज ही क्यों होता है? क्या बोल रहे हो सर मतलब नेचर चेंज क्यों होता है, मतलब चेंज होने के पीछे कारण क्या है? हाँ, क्या मतलब नेचर हर एक किसी को चेंज क्यों करता है, कारण क्या है चेंज होने का? अरे भाई वेरिएशन हो रहा है ना, वेरिएशन हो रहा है। टच बेटर 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 कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, क्योंकि टच सिंपल से तो कॉम्प्लेक्स हो रहा है ना, और जब कॉम्प्लेक्स हो रहा है तो उसके हिसाब से भी तो टच है तुम्हारा, जब बॉडी का कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रहा है तो उसके हिसाब से नेचर अपना टच चेंजेस नहीं कर पाएगा। नेचर में भी तो टच है, रेजिस्टेंट होगा ना सब ऑर्गेनिज्म। कोरोना वायरस पहले टच 7 दिन में अपना सिम्टम्स शो करते थे, लेकिन अभी मैक्सिमम केसेस जो हो रहा है असिम्प्टोमेटिक केसेस हो रहा है। तो कैसे हो रहा है, मतलब वो खुद को धीरे धीरे क्या कर रहा है, अपडेट कर रहा है ना, धीरे धीरे एनवायरनमेंट के साथ खुद को रेजिस्ट कर रहा है। समझा। तभी तो टच इवोल्यूशन में एक बेटर ऑर्गेनिज्म आएगा। आज जो ह्यूमन जो इवोल्यूशन हुआ था, सोचो ह्यूमन इवोल्यूशन के टाइम पे शुरू में हम लोग ऐसे था नहीं ना, बेटर ऑर्गेनिज्म, क्योंकि डे टू डे हम लोग और भी बेटर बनते जा रहा हूँ, और भी टैलेंटेड बनते जा रहा हूँ, और भी बेटर इंडिविजुअल। देखो एल्फ्रेड वाइलैक, ये जो साइंटिस्ट का नाम मैंने दिखाया हूँ, ये इन्होंने क्या किए थे, मैं डायरेक्टली पिक्चर में आता हूँ और तो एकदम समझ में आ जाएगा इन्होंने क्या किए थे। डायरेक्टली मैं पिक्चर में आता हूँ। ओके देखो, देखो मैंने एक पेज शेयर किया हूँ, आया एक मैप है, एक मैप आया, बोलो। ऑस्ट्रेलियन। क्या ऑब्जर्व क्या कर रहा, देखो ऑस्ट्रेलियन एल्फ्रेड वाइलैक ने ये ऑब्जर्व किए थे, जो दुनिया भर में जो बायोलॉजिकल फॉर्म मतलब मेरे कहने का मतलब जितने भी लाइफ फॉर्म प्रेजेंट है धरती पर जितने भी लाइफ फॉर्म्स प्रेजेंट है उन्होंने ऑब्जर्व किए। ऑब्जर्व करने के बाद स्पेसिफिकली उन्होंने पैसिफिक ओशियन, ओके पैसिफिक ओशियन, इंडियन ओशियन, ये सब जगह ऑब्जर्व ठीक ठाक से उन्होंने किए थे। और ऑब्जर्व करने के बाद उन्होंने कहा जो यहाँ पे उन्होंने एक लाइन, इमेजिनरी लाइन, कोई भी ऐसे तो लाइन नहीं खींच सकता हूँ, तो इमेजिनरी लाइन उन्होंने बनाया। कहाँ पे बनाया, जो लाइन देखो, ये जो लाइन देख पा रहे हो, ये वाला लाइन देख पा रहे हो, ये लाइन कहाँ से गया है, ओके ये वाला जो है ये आइलैंड है ना, ये इंडोनेशिया का आइलैंड है ना, ये इंडोनेशिया का आइलैंड है सब,
ओके ये जैसे ये सुमात्रा आइलैंड है, ये जावा आइलैंड है। ओके तुम्हारे ऊपर में देखो बोर्नियो है। ओके तो ये जो है नीचे देखो सबसे कुछ छोटा छोटा आइलैंड, नीचे वाला पिक्चर देखो और भी क्लियर आ जाएगा। जो यहाँ पे देख रहे हो वो जावा, बाली। उसके बाद बाली, उसके बाद लैम्बॉक और तुम्हारा सुनो यहाँ पे याद रखोगे बाली और लैम्बॉक। जब बाली और लैम्बॉक होते हुए बोर्नियो के पास, ओके बाली लैम्बॉक और बोर्नियो से एक लाइन उन्होंने क्या किए, लाइन खींचा। जो लाइन 1863 में उन्होंने एक इमेजिनरी लाइन बनाया। और ये इमेजिनरी लाइन क्या करते हैं, जो ऑस्ट्रेलियन फौना और एशियन फौना के बीच में एक डिस्टिंक्ट फीचर है। ओके ऑस्ट्रेलियन फौना और एशियन जो फौना है, फौना जानते हो जो बायोडाइवर्सिटी जो भी प्रेजेंट होता है वहां पे, फौना और फ्लोरा जानते हो। तो जो फौना है जितने भी और जो प्लांट्स बॉडी प्रेजेंट है उसके बीच में एक कुछ डिस्टिंक्ट फीचर अलग है। जी इस लाइन के इस साइड में ऑल्सो एशियन फौना का कैरेक्टरिस्टिक अलग है, और इस लाइन का इस साइड में जो ऑस्ट्रेलियन फौना है उसका कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ अलग होती है। ओके उन्होंने ये ऑब्जर्व किए और इसी ऑब्जर्वेशन से उन्होंने लाइन खींचा। एक क्वेश्चन पूछा जाते हैं जो वाइलैक लाइन ओके किसने खींचा था और किस कंट्री के बीच से गया है, तो याद रखो कि बाली और लैम्बॉक के बीच से, दो आइलैंड के बीच से ये गया है। सर ये वाला पॉइंट सिर्फ याद रखना है। सर दोनों फौना में बेस्ट फौना कौन है? कौन सा फौना? मतलब एशियन फौना और ऑस्ट्रेलियन फौना जो है उसमें जो सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज बेस्ट कौन है दोनों में से, मतलब सर्वाइवल रेट में? एनवायरमेंट में कुछ भी बेस्ट नहीं होता है भाई। उन्होंने कहा जो इस लाइन के इस साइड में जाओगे तो एक अलग कैरेक्टरिस्टिक का फीचर तुम देख पाओगे, और इस लाइन के इस साइड में जाओगे तो ओके अलग कैरेक्टरिस्टिक कुछ डिस्टिंक्ट फीचर तुम देख पाओगे दोनों के बीच में। उन्होंने उसके हिसाब से कौन सा बेस्ट है वो अलग बात है। सभी बेस्ट है भाई, नेचर में जो भी प्रेजेंट है सभी बेस्ट है। सर वो पिक्चर क्या था? हाँ देख नेक्स्ट यहाँ पे द जियोग्राफिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ। अर्थ का जो जियोग्राफिकल हिस्ट्री है ये बायोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ के साथ भी रिलेटेड है। यहाँ पे एक मैं पिक्चर दिखाता हूँ तो और भी क्लियर होगा। जो हिस्ट्री ऑफ अर्थ के साथ हिस्ट्री ऑफ सर फाइलोजेनेटिक ट्री है ना? रिलेटेड है। क्या बोल रहे हैं बोलो। फाइलोजेनेटिक ट्री है ना सर? हाँ फाइलोजेनेटिक। हाँ देखो मैंने एक पिक्चर शेयर किया हूँ। इस पिक्चर में देख पा रहे हो कुछ जो एंसेस्ट्रल आर्कियोसॉरी। ओके आर्कियोसॉरी मतलब डायनासोर जो शुरू हुआ था उस समय उसका एंसेस्ट्रल। तो देखो एंसेस्ट्रल एर आर्कोसॉरिस देखो अच्छा टाइम के साथ साथ इससे पास्ट होते गए, टाइम के साथ साथ देखो लाइफ फॉर्म कैसे टचे बदलते गए। तो पहले टचे तुम्हारा जो एंसेस्ट्रल आर्कियोसॉरी या सौरस था वो एक दो ग्रुप में बढ़ गया। एक था डायनोसॉरस, डायनासोर का एक फैमिली आ गया, और एक आ गया तुम्हारा ऑटोसॉर्स। डायनासोर्स और ऑटोसॉर्स। देखो ऑटोसॉर्स में टाइम के टाइम पोपोसॉरस और रोसोनियंस और क्रोकोडाइलोफॉर्म्स ऐसे अलग अलग फॉर्म, और धीरे धीरे देखो एक्सटेंट भी होते जा रहा है। मतलब देखो क्रोकोडाइल्स के भी अलग अलग फॉर्म देखो। इस साइड में भी देखोगे तो देखोगे देखो ऑर्निथिंचियास डायनासोर्स आया, सौरोफॉन या एम्फीबियंस आया, या तुम्हारा एवियंस आए। धीरे धीरे देखो टाइम के साथ साथ हम लोग क्या हो रहा है एक्सटेंड होते जा रहे हैं ना। ओके धीरे धीरे एक्सटेंड होते जा रहे, एक्सटिंग नहीं एक्सटेंड होते जा रहे हैं। मतलब लाइफ का वैरायटीज और भी बढ़ते जा रहा है। सर मतलब क्रोकोडाइल डायनासोर कब हो जाती है? ऑफ कोर्स अरे भाई सभी सभी तुम्हारा लिजर्ड भी सर, लिजर्ड भी हाँ लिजर्ड भी
क्या? लिजर्ड भी डायनासोर का फैमिली में आता है। हाँ अरे भाई मैं क्या कर रहा हूँ, लाइफ फॉर्म्स का शुरुआत वहां से ही हुआ था। आर्कियो मतलब क्या? आर्कियो दैट मीन एकदम एंशिएंट लेवल। फिर हम लोग अरे भाई वहां से तो हम लोग डेवलप करके आ रहा होता है। हम लोग जो ये वाला सेकंड वाला जो ब्रांच है ना, सेकंड वाला ब्रांच डायनासोर्स वाला जो ब्रांच था, डायनासोरिफॉर्म्स, वहां से आया हूँ। पर हम लोग तो प्राइमेट्स है ना सर। अरे भाई प्राइमेट्स या नॉन प्राइमेट्स एक ही जगह से हम लोग आया हूँ। लाइफ का अच्छा तो एक जगह से शुरू हुआ था ना। प्राइमेट नॉन प्राइमेट तो बाद में आया है, बहुत साल बाद में। ये तो फीचर में जो दिखा रहा हूँ ना, प्राइमेट नॉन प्राइमेट का कंसेप्ट तो बहुत हजारों हजारों साल बाद आया है। मैं सिर्फ पिक्चर दिखाने का यहाँ पे दो तीन पॉइंट मेंशन इसलिए मैंने किया हूँ, जो लाइफ जितना टाइम बढ़ते जा रहा है, लाइफ का फॉर्मेशन उतना ज्यादा स्पेसिस का फॉर्मेशन हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा अमाउंट स्पेसिस फॉर्म हो रहा है। मैं इसी को दिखाने के लिए मैं ह्यूमन तक नहीं आया हूँ, क्योंकि ह्यूमन तक दिखाऊंगा तो टच इस पेज में जगह नहीं होगा उतना पिक्चर में। मुझे टच एक गूगल में मिला है टच, और मुझे टच मैं जो इस पिक्चर के थ्रू समझा पाऊंगा जो धीरे धीरे लाइफ फॉर्म कैसे बढ़ते जा रहा है, जो ट्री के ब्रांच के फॉर्म में। इसीलिए मैं दिखाना चाहता हूँ इस पिक्चर को। हाँ तो यहाँ पे एविडेंस, जो इवोल्यूशन के लिए जो एविडेंस चाहिए ना, जो कौन सा एविडेंस चाहिए इवोल्यूशन के लिए, वो एविडेंस देखता हूँ कि क्या एविडेंस है। क्या एविडेंस चाहिए? तो पहला एविडेंस देखता हूँ। देखो यहाँ पे जो एविडेंस देख पा रहे हो, ये पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंस है। सिर्फ ये देख लो टच, क्योंकि मैं पिक्चर से समझाने वाला हूँ। पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंस क्या है, मतलब इवोल्यूशन के थ्रू आया हूँ सब लोग, और इसका पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंस क्या है वो मैं दिखाऊंगा। तो चलो देखता हूँ नेक्स्ट पेज में पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंस क्या है। अब आता हूँ पिक्चर में। बोलो, यहाँ पे एक पिक्चर शेयर किया हूँ, देख पा रहे हो? हाँ समझ भी पा रहा हूँ। ये तो क्या पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंस है। तो मतलब पाँव का धीरे धीरे पाँव कैसे इवॉल्व हो गया। हाँ पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंस है। तो देखो पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंस में क्या हो रहा है, जब पहले टच है यहाँ पे कुछ हॉर्स है, ये हॉर्स का फॉसिल है। हाँ फॉसिल्स। तो यहाँ पे देखो हॉर्स का जो फॉसिल है, पहला जो फॉसिल था वो ह्योहिप्पस था, ह्योहिप्पस। उसके बाद आया देखो मेसोहिप्पस। तो पहले इसका नाम क्या था? ह्योहिप्पस। फिर दूसरा था मेसोहिप्पस, इसका था मेरिचिहिप्पस। मेरिचिहिप्पस रूमिनेंट आ गए थे, और अल्चप्लियोहिप्पस, और ये था इक्वास। ये मॉडर्न हॉर्स है, ये मॉडर्न हॉर्स। तो इस हॉर्स में देखो क्या क्या हो रहा है, किस घटना हो रहा है यहाँ पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यो हिप्पस में देखो, जो यो हिप्पस में क्या हो रहा है, देख इसका हाइट, पहले हाइट देखता हूँ। जब पहले इसका जो हाइट था ये 40 सेंटीमीटर के आसपास थे, अच्छा फिर आया 60 सेंटीमीटर के आसपास, फिर 100 सेंटीमीटर के आसपास, अच्छा फिर अच्छा 120 तक आया, फिर अच्छा 130, 150, 160 तक। आज मॉडर्न हॉर्स है 150 से लेकर 160 तक इसका हाइट होती है। तो ये एक फीचर्स। ओके, और एक कब आया था देखो यहाँ पे ईयर भी मेंशन किया हुआ है, 60 और मिलियन ईयर्स एगो। ये आया था 14 मिलियन ईयर एगो, ये 30 मिलियन, ये 10 मिलियन, और ये 1 मिलियन, मतलब प्रेजेंट में जो चल रहा है। ओके, यहाँ पे क्या क्या चेंजेस हुआ है देखो, कि टाइम के साथ साथ इवोल्यूशन कैसे हुआ है। यही तो मैं इवोल्यूशन में पढ़ रहा हूँ ना, इवोल्यूशन में तभी से तो मैं यही बात कर रहा हूँ, जो टाइम के साथ और जो इवोल्यूशन में चेंजेस क्यों आ रहा है, कॉम्प्लेक्सिटी क्यों आ रहा है।
ओके सोचो, ये जो यूहिप्पस था वो खुद को टाइम के साथ चेंज नहीं करते तो आज वो यूहिप्पस जिंदा नहीं रह पाते। यूहिप्पस आज जिंदा नहीं होते क्योंकि नेचर के साथ वैसे एडजस्ट करना था और इसीलिए खुद को एडजस्ट करते करते आज मॉडर्न जो इक्वास है, मॉडर्न जो हॉर्स है वहां पे आज पहुंच चुके हैं। तो चेंजेस देखो कहां पे हुआ है। और टीथ का चेंजेस हुआ है। ओके टीथ का चेंजेस हुआ है। और तुम्हारा जो लेग है और जो फिंगर है वो चेंजेस हुआ है। देखो पहले क्या हुआ था और आज क्या हुआ। आज प्लेन हो चुका है, आज एकदम प्लेन। लेकिन पहले देखो यहाँ पे जो लाइफ फॉर्म देख रहा हो इस जगह में देखो, जो यहाँ पे जो फिंगर था यहाँ पे इस जगह को देखो ठीक ठाक नीचे से ही है। और जो यूहिप्पस का यहाँ पे 4 था, यहाँ पे क्या हुआ 4 2 बीच वाला टच, यहाँ पे बीच वाला क्या होगा, बीच वाला थोड़ा सा मोटा हो गया, 2 साइड में टच छोटा हो गया। ये वाला देखो बीच में तो बड़ा हुआ, साथ में देखो बीच वाला क्या हुआ थोड़ा सा लेंथी हो गया। ओके और यहाँ पे देखो तीनों में और जो 2 साइड में जो था वो खत्म हो गया, एक्सटिंक्ट हो गया, सिर्फ बीच वाला रहा और यहाँ पे आके एकदम और भी थोड़ा मजबूत हो गया और वो उसी के थ्रू क्या कर रहे हैं वो मूव कर रहे हैं। तो समझ में आ रहा है ये सब चेंजेस हो रहा है धीरे, ये धीरे धीरे ये सब चेंजेस तुम्हारा आ रहा है। आई थिंक समझ में आ गया, बोलो यहाँ तक क्लियर में आ गया तो आगे बढ़ो। सर ये जो आज मॉडर्न हॉर्स है ये आगे भी और इवॉल्व होगा ना? हाँ होगा, ऑफ कोर्स होगा, क्यों नहीं होगा भाई। और भी बेटर इंडिविजुअल बन सकते हैं ना। जो प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम को मतलब प्रॉब्लम को तो अरेंज करना है। देखो एक सिंपल तरीके से समझना, जब कोई कंपनी कोई मोबाइल बनाते हैं ना, मोबाइल बना देते फिर कंपनी क्या करते फीडबैक लेते कस्टमर से, क्या क्या आपका प्रॉब्लम क्या आ रहा है, उसके हिसाब से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं ना। क्योंकि मार्केट में उससे बनी रहना है तो उसे क्या करना होगा, उसे ऐसा मोबाइल प्रोवाइड करना होगा जो कस्टमर के सब प्रॉब्लम ना आए। मैं सैमसंग खरीदने नहीं जाऊंगा, क्यों नहीं जाऊंगा, क्योंकि सैमसंग का जो प्रॉब्लम है हैंग, ओके एक दो साल यूज करोगे उसके बाद हैंग हो जाएगा। ओके तो ये प्रॉब्लम सैमसंग सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। ओके लेकिन और भी फीचर जो है वो बड़ा है इसीलिए कस्टमर यूज कर रहे हैं। समझ में आ रहा है। जो भी बेटर तो मार्केट में मोबाइल खरीदने जाओगे कौन सा मोबाइल खरीदोगे, जिसका मार्केट में कंप्लेन नहीं है, जो तुम्हें कस्टमर सेटिस्फेक्शन जो ज्यादा प्रोवाइड करेगा उसी मोबाइल को खरीदोगे ना। तो नेचर भी तो ऐसे ही है भाई, नेचर उसी को एडजस्ट करेगा जो खुद को टाइम के साथ मॉडिफाई करेगा। अच्छा था सर। हाँ नेक्स्ट मैं पढ़ता हूँ यहाँ पे कंपैरेटिव एनाटॉमी से। कंपैरेटिव एनाटॉमी से एक कंसेप्ट देखो, कंपैरेटिव एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजिकल कुछ एविडेंस लूंगा मैं। कंपैरेटिव एनाटॉमी और कुछ मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस मैं लूंगा। ओके तो कंपैरेटिव एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस में क्या है चलो देखते हैं। यहाँ पे कुछ एविडेंस मैं लेता हूँ तो यहाँ पे चलो यहाँ पे एक पेज शेयर कर रहा हूँ। देखो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, बोलो आया पेज, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। हाँ सर आया है सर। हाँ देखो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन आ गया तो देखो ये वाला पॉइंट, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन ये है क्या भाई, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन क्या है। तो मैं डाइवर्जेंट इवोल्यूशन ये पेज ना चलता हूँ, मैं एक पिक्चर दिखाता हूँ फिर डाइवर्जेंट में आता हूँ। हाँ तो यहाँ पे क्या होते हैं तुम्हारा, पिक्चर में ही आता हूँ। देखो यहाँ पे एक पिक्चर शेयर कर रहा हूँ। देखो देखो ये वाला पिक्चर आया सबके पास, बोलो सबके पास ये वाला पिक्चर आ गया। कुछ नहीं आया सर। ये वाला पिक्चर में देखो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे कुछ पिक्चर दिखा रहा हूँ, लेग्स का पिक्चर, कुछ लेग, किसका लेग है, इस बार्ड का है। एक देखो दूसरा जो है बार्ड का है और तीसरा जो है बैट का है, फोर्थ वन हॉर्स और फिफ्थ वन मैन का है। ओके मैन का है। ये हाथ है तो हाथ जानते हो मेरा ह्यूमेरस, उसके बाद
मतलब ये वाला क्या है, ये वाला क्या ह्यूमेरस है, ये वाला क्या है रेडियस रेडियस अल्ना है। ओके, यहाँ पे टच, उसके बाद कार्पेल्स, ये वाला कार्पेल्स है, मेटाकार्पेल्स है, फैलेंजेस हाँ फैलेंजेस है। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, तो देखो सबका ऊपर वाला हिस्सा देखो, यहाँ से एक लाइन गए है, तो इसका जो ऊपर वाला जो हिस्सा है जितने भी है ना, सबका ऊपर वाला हिस्सा क्या है, अल्च तुम्हारा ह्यूमेरस है, सबका ह्यूमेरस है, लेकिन फीचर अलग अलग है। फिर देखो रेडियस आल्ना, रेडियस आल्ना वाला देखो, जिस सबके पास रेडियस आल्ना तो है, लेकिन रेडियस आल्ना दिखने में अलग है। ओके, अलचे सब दिखने में अलग है। ओके, समझ में आया? ओके, तो ये पिक्चर में मैं क्या देख रहा हूं, जो एक्चुअली सभी का सभी